बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लेसन नंबर 18 इको 401। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस बाय यूजिंग कैलकुलस। मींस आपको जब इक्वेशंस गिवन होंगी टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू की, तो आप कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इक्वेशन गिवन है वो रेवेन्यू का है, TR इज इक्वल टू 48Q माइनस Q स्केयर। Second one is TC, that is equal to 16Q plus 3Q square। अब आपको ये टेबल गिवन है, क्लियर। Q नंबर ऑफ़ यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और 287। जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह आपकी टोटल कास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 12 और 271 तक, इसमें भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ने की वजह से आपकी जो टोटल कास्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। बट दिस इज़ नोन एज टोटल प्रॉफिट। ये जो पाई साइन है दिस इज़ शोइंग कि आपका प्रॉफिट। अब पहले को अगर आप देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू 0 था, सिर्फ खर्चा ही खर्चा था, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 12 होगा। नेक्स्ट को अगर आप देखें मिसाल के तौर पर, इसको हम देख लेते हैं 92 और 56, तो इट मीन्स 92 इज़ योर रेवेन्यू, 56 इज़ योर कॉस्ट। तो इसका मतलब है कुछ आपको बच रहा है, चूँकि रेवेन्यू ज़्यादा है आपकी कॉस्ट कम है, तो 36 इज़ योर प्रॉफिट। इसको हाईलाइट किया गया है, द रीज़न इज़ ये वो पॉइंट है एट नंबर 4, जब आप 4 यूनिट आपके पास हैं तो इट मीन्स कि आप जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो 176 4 यूनिट की वजह से, और आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपकी कॉस्ट है, दैट इज़ 124। दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू कैन ऑब्जर्व, ना इससे पहले ना इसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट नंबर 4 आवर प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है MC इज इक्वल टू MR, कि प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइड उस पॉइंट पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है जहाँ पर MC किसके बराबर है जी, MR के बराबर है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि MC आपने बाय यूजिंग दिस टोटल कास्ट इक्वेशन कैलकुलेट करना है, और MR जो है वो किसको देख के, TR को देख के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी कि MC, अभी मैंने आपको बताया टोटल कास्ट को देख के, मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मैं साथ कैलकुलेशन भी कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि TC जो है दैट इज़ इक्वल टू 12 प्लस 16Q प्लस 3Q अच्छा स्केयर। अब एक और ख़ास चीज़ याद रखें, जब भी आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, TC का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, MC। कांस्टेंट हमेशा याद रखें, जो भी कांस्टेंट से मुराद है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो 0 हो जाएगा। इसकी पावर 1 है, क्लियर। तो जिसकी पावर 1 हो जाती है वो ख़त्म हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में शॉर्टकट बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डिटेल में जा रहा। तो ये क्या बन जाएगा 16, ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो क्या बन जाएगा प्लस 3 2 6, क्लियर। 3 2 ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 था तो -1 होगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा Q। तो हमारी जो MC की इक्वेशन बनी, अगर आप उसको देखें तो ये होगा 16 प्लस 6Q, क्लियर। ये मैंने कौन सी कैलकुलेशन की, मार्जिनल कास्ट की बाय यूजिंग टोटल कास्ट। इसी तरह अगर आप MR को कैलकुलेट करना चाहें तो MR हम किसको यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे जी, TR को। मैं यहाँ ये भी कर देता हूँ, अगर आप देखें तो TR ये किसके बराबर है जी, 48Q माइनस Q का स्केयर। अच्छा, TR जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा MR, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, अभी मैंने आपको बताया था जिसका कोफिशिएंट 1 होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 48, ये इसकी पावर है तो ये इसके पीछे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा -2Q, यहाँ से -1 होगा तो 1 ही बचेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने MC भी कैलकुलेट कर लिया और MR भी कैलकुलेट कर लिया। अब मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा था, हमने कहा है कि प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमाइज्ड होता है जहाँ पर MC किसके बराबर होता है, MR। तो जब हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, MC भी MR भी, ये पहले भी कैलकुलेटेड थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं MC इसके बराबर है और ये MR जो है ये आया हुआ है, क्लियर। अब हम दोनों को इक्वल रख के इसकी कैलकुलेशन करेंगे, चूँकि हमने यही पढ़ा है कि प्रॉफिट उस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है जहाँ MC किसके बराबर होता है, MR के। अब हमने यहाँ पे देखेंगे तो बराबर रख दिया, MR इज इक्वल टू MC 16 प्लस 6Q, ये हमने कैलकुलेट किया था अभी। MC ये देखें MC भी जो है ना वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें MC का 16 प्लस Q, MR का 48 माइनस 2Q, क्लियर। इन दोनों को हमने आमने सामने रखा, इनकी इक्वेशंस को लिखा। इनकी इक्वेशन से मुराद ये देखें हल कैसे करेंगे
कि ये 16 कांस्टेंट है, 48 b कांस्टेंट है, ये 6q माइनस 2q, ये 6q इधर ही रहेगा, 2q जब हम इधर लेके जाएंगे तो 6q में ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2q कितने हो जाएंगे आपके 8। ये 48 जो है पहले से इधर था, 16 इधर से इधर आएगा तो ये इधर प्लस था, इधर माइनस हो जाएगा तो ये कितने बचेंगे 32। q को हमने ख़त्म करना है यहाँ से, तो ये 8 और ये जो 34 है ये आपस में कटेंगे तो क्या बचेगा q जो है 4। इट मीन्स के क्वांटिटी जो नंबर 4 है वहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है, तो वी आर गोइंग टू प्रूव इट। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट टी आर माइनस टी सी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टी आर की अभी आपको बताया हमने इक्वेशन पढ़ी है, टी आर की इक्वेशन क्या थी अभी आपकी 48 माइनस क्यू स्केयर, और जो थी टी सी वो क्या थी 12 + 16q + 3q स्केयर। तो जस्ट हमने इक्वेशंस पुट किए हैं, ये आपकी टी आर की इक्वेशन है, ये आपकी किसकी है जी टी सी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आ गई वो बन गई -4q स्केयर + 32q माइनस 12। अब अगर आप एक ख़ास चीज़ ऑब्ज़र्व करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है जो हल करने के लिए आपने 2q है ये इसके पीछे आ जाएगा, ये सिंपल q है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी 16q है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 3 2 6q बन जाएगा। सॉल्व करेंगे जब आप इसको तो यही आंसर आएगा। अब हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट की इक्वेशन बनी है वो ये वाली है। क्यों? टोटल प्रॉफिट टी आर माइनस टी सी होता है, तो हमने टी आर की इक्वेशन में से टी सी की इक्वेशन को हमने माइनस किया, तो जाहिर बात है ये जो हमारे पास इक्वेशन नई आई है ये किस चीज़ की इक्वेशन है जी टोटल प्रॉफिट की। अब हम टोटल प्रॉफिट में ये जो क्यू लिखा हुआ है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है आपकी क्वांटिटी को, तो जहाँ जहाँ पर क्यू है हम क्या पुट करेंगे जी आपकी क्वांटिटी क्या है 4। तो जब हमने यहाँ पे देखें 4q का स्केयर था तो हमने 4 पुट किया, 32q था तो हमने 4 को पुट किया -12। ये देखें 4 को 2 से जब इसकी पावर है तो ये 16 हो जाएगा, 16 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -64, 32 ये q से मल्टीप्लाई होगा तो 128 -12 इसी तरह रहेगा। तो टोटल प्रॉफिट इज़ 52, ये जो ऊपर आपका लिखा हुआ था। क्लियर? बात समझ आ गई है? अब आपको पता है कि प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड वेयर आउटपुट इज़ 4 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 52। वी कैन आल्सो कैलकुलेट AR। अब हम AR कैसे करेंगे? AR भी आपने किससे कैलकुलेट करना है जी TR से। मतलब एवरेज निकालने के लिए आप इसको Q से डिवाइड करेंगे। अब देखें 48Q है, अगर हम इसको Q से डिवाइड करेंगे तो ये Q और Q कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 48। इसी तरह ये Q का स्केयर है, इसको भी अगर हम Q से डिवाइड करेंगे तो ये एक Q कट जाएगा नीचे वाले के साथ, तो बाकी सिर्फ क्या बचेगा आपका Q। जैसे यहाँ पे डिवाइड भी हुआ है तो ये Q का स्केयर मतलब है Q × Q, 2 Q हैं। ठीक है, नीचे जो है दिस इज़ 1Q, ऊपर वाला एक Q नीचे वाले के साथ कट जाएगा। यहाँ पर जैसे यार ये Q और ये Q कट गए, यहाँ से ये कटा और 2 Q थे तो एक बच गया। 48 माइनस Q की जगह अगर आप 4 पुट करें, चूँकि अभी हमने कैलकुलेट किया था Q = 4, तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। क्लियर? यहाँ पे हमने जो चीज़ कैलकुलेट करना सीखी है कि अगर कैलकुलस को इस्तेमाल करते हैं, आपके पास टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन गिवन हो, टोटल कास्ट की इक्वेशन गिवन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने MC और MR को कैलकुलेट करना है। MC जो होगा वो TC का डेरिवेटिव लेके करेंगे हम, MR जो होगा वो TR का डेरिवेटिव लेके करेंगे। एज यू नो MC = MR, तो दोनों की इक्वेशंस को हम पुट करके Q को फाइंड आउट करेंगे। फिर टोटल जो प्रॉफिट है वो आपको पता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट होता है, तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे रकम नहीं है, हमारे पास इक्वेशंस है, तो हम TR की इक्वेशन को पुट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे TC की इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी टोटल प्रॉफिट की इक्वेशन। और उसी टोटल प्रॉफिट में हमने जो पहले से Q कैलकुलेट किया वो पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे हमने AR को कैलकुलेट करना सीखा। AR मीन्स की एवरेज होती है, उसको टोटल क्वांटिटी से हमने डिवाइड करना है। अगर आपने MR निकालना हो तो डेरिवेटिव लेंगे, अगर आपने AR निकालना हो तो Q से डिवाइड करेंगे। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम स्लोप ऑफ AR निकालना चाहें, क्लियर, तो ये जो स्लोप होगी ये डेरिवेटिव ऑफ AR। अभी जो हमने डेरिवेटिव निकाला था तो 48 माइनस Q बन गया। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ जो है ना AR जब हमने निकाला तो आंसर इज़ -1। क्लियर? बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद स्लोप ऑफ अगर हम MR निकालना चाहें तो MR अगर आप देखें तो डेरिवेटिव ऑफ MR हम लेंगे। स्लोप के लिए जो आपने AR और MR निकाले होंगे उसी का
आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, ये स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गए होंगे जी -1 कहाँ से आया और -2 कहाँ से आए। तो अगर आप देखें तो 48, अच्छा माइनस क्यू लिखा हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट होता था 0 हो जाता है, इसकी पावर 1 है तो ये शुरू में आ जाएगी, ठीक है। माइनस ये जब शुरू में आएगी तो -1 हो जाएगा, और ये जो क्यू है इसके ऊपर पावर कितनी थी, 1। क्लियर, ये पीछे आ गई तो यहाँ पर इसकी पावर फिर क्या बची, 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 जब हो जाए तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। 1 × 1, ये क्या आंसर आ जाएगा आपका, -1। तो इसी तरह आपका ये -2 भी इसी तरह कैलकुलेट किया कि 48 0 हो जाएगा, ये 2q है, q की पावर 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद जो हमारे पास सबसे ख़ास चीज़ है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर में याद रखें परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, मोनोपोली भी होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है और ओलिगोपोली भी होती है। अब सबसे पहले इन चारों जो आपकी टर्म्स हैं इसको देख लें कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर क्वालिटीज़ लिखी गई हैं। सबसे ख़ास चीज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होंगी। पहली चीज़ आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन है। क्लियर, ये उसकी डेफिनेशन है, उसी के सारे पॉइंट्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होंगी। फ्रीडम ऑफ एंट्री अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स कोई भी फार्म आ सकती है, कोई भी फार्म जा भी सकती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होती हैं लाइक ग्रेन, व्हीट, वेजिटेबल। और इम्प्लीकेशंस या प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि हॉरिजॉन्टल फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। इसमें फार्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, मतलब ये है कि इसमें फार्म के पास इतना इख्तियारात नहीं होता कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी फर्म्स होती हैं, मींस कि ज़्यादा फर्म्स होती हैं, बट उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो होमोजीनियस नहीं होती हैं, वो डिफरेंशिएटेड होती हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स एंड प्लम्बर्स। ये देखें, ये दोनों की नेचर डिफरेंट है, बट वेजिटेबल के केस में सारी चीज़ें वेजिटेबल्स ही होंगी, तो वो एक जैसी हो सकती हैं। अच्छा, इसका जो स्लोप होगी दैट विल बी डाउनवर्ड एंड इलास्टिक, क्योंकि फर्म के पास कुछ ना कुछ इख्तियारात होते हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज इलास्टिक। ओलिगोपोली में फ्यू, अगर हम यहाँ से रिवर्स शुरू करें तो यहाँ पे देखें मोनोपोली में एक ही बंदा होता है, जैसे वापडा हमारे मुल्क में वो एक ही है तो उसकी मोनोपोली है। ओलिगोपोली जिसमें एक से ज़्यादा हूँ, लाइक आपकी ये जैज़ की जो कंपनीज़ हैं, जैज़, टेलीनॉर हैं तो सही बट थोड़ी सी है। इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर आप एग्जांपल लें तो यू कैन से आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे इसने लिखा हुआ ये प्लम्बर्स या रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट के भी अगर आप एग्जांपल लें तो वो जैसे मैकडोनल्ड है और सेवर है, इस तरह बहुत सारी और भी एग्जांपल लें तो उनके प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं। लाइक यू कैन ईट बर्गर ऑन मैकडोनल्ड बट यू कैन ईट राइस ऑन सेवर फूड, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है। क्लियर, यहाँ पे जो हैं ओलिगोपोली में डिफरेंशिएशन भी होती है और अनडिफरेंशिएटेड भी होती हैं। जैसे मैंने आपको मोबाइलिंग की कंपनी की मिसाल दी, यूफोन एंड टेलीनॉर की आप एग्जांपल ले लें, यहाँ पे चंद कंपनीज होती हैं। यहाँ पे एक ही कंपनी होगी, यूनिक होगी, लाइक वापडा, जैसे हमारे मुल्क में बिजली का जो है वो वापडा है तो वो एक ही है, उसका कोई भी जो है ना वो सानी नहीं है, मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं है, तो वो एक है, तो इसलिए उसके पूरे के पूरे इख्तियारात होते हैं प्राइस को चेंज करने के लिए, चूँकि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता। यहाँ पर जो मैंने आपको मिसाल दी है मोबाइलिंक, जैज़, टेलीनॉर, यूफोन की चंद कंपनीज़ हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट की जो मैंने जैसे आपको मिसाल दी, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल में 2 सेवर फूड और आपको मैकडोनल्ड की एग्जांपल दी। डिफरेंशिएशन के होती है उनके प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे वो चावल हैं एक के पास, दूसरे के पास बर्गर वगैरह हैं, तो वो डिफरेंशिएशन है। क्लियर, आपने ऐसे याद करना है इसको। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री जो है वो होती है, प्रोडक्ट्स एक जैसी होती हैं। एग्जांपल ग्रेन, जैसे मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं, यहाँ पर भी आ जा सकती हैं। प्रोडक्ट जो होती हैं इनके डिफरेंशिएटेड होती हैं। यहाँ पे जब याद रखेंगे फ्यू फॉर्म्स होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ओनली वो फॉर्म्स कैन ऑपरेट के जिनको परमिशन मिली होगी। क्लियर, एंड यहाँ पे मोनोपोली में एक ही होती है तो उसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता, मतलब होती ही उसी की है, उसको पता होता है कि मेरे अलावा कोई बंदा यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है इसलिए यूनिक होती है कि उसके अलावा मार्केट में किसी और बंदे ने नहीं आना। अब अगर आपने इसको समझ लिया हो तो इससे आगे जो चीज़ है वो सबसे पहली बात है की इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी मार्केट स्ट्रक्चर। तो की इंग्रेडिएंट्स में देखें जी कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स इन द मार्केट कितने हैं,
मतलब जो चीज़ें बनाने वाले हैं वो कितने हैं, क्या उस मार्केट में जाने के लिए कोई बैरियर्स हैं, मींस कोई प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मींस कि आपकी प्रोडक्ट क्या दूसरे के साथ मिलती जुलती है या कि नहीं मिलती। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, इसका मतलब यह है कि क्या फर्म के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो अपनी प्राइस को कम ज़्यादा कर सकती है कि नहीं। जैसे मोनोपोली में वापडा के पास इख्तियारात हैं, बट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन चीज़ बनाने वाले को पता है कि मैं अगर अपनी प्रोडक्ट की चीज़ को प्राइस को चेंज करूँगा तो लोग किसी और के पास जाके वो चीज़ें ले लेंगे। क्लियर, यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ के नॉलेज अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। अगर किसी बंदे को मार्केट के बारे में पता होगा तो वो ये इजीली आंसर कर सकता है। मतलब यह है कि हाउ मच प्रॉफिट अ फार्म विल मेक। सबसे पहले चीज़ बनाने वाले को पता होना चाहिए कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, कम रखेंगे। अगर ज़्यादा चाहिए तो कॉस्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अगर कम चाहिए तो कॉस्ट दूसरों के मुकाबले में रिलेटिवली जितनी मर्जी आप रख सकते हैं। अच्छा, हाउ मच क्वांटिटी इट विल प्रोड्यूस एज इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, कि हमने अपना जो प्रॉफिट का लेवल अचीव करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट तक जाना है, हमें कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज़ वेदर और नॉट हायर लेवल ऑफ आउटपुट वुड इंक्रीज द कास्ट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फर्म और एलोकेटिव एफिशिएंसी फॉर सोसाइटी। मींस यहाँ पर जो है जी कि आपको क्या जो हायर लेवल ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज़ करना चाहिए मज़ीद के नहीं। चूँकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप अगर अपनी प्रोडक्शन को जारी रखते हैं तो एक ख़ास स्टेज तक आपका रेवेन्यू बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, और उसके बाद अगर फिर भी आप प्रोडक्शन जारी रखते हैं तो उसके बाद आपका रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आर द प्राइसेस सेट टू हाई टू लो जस्ट राइट, कि हमने जो चीज़ बनानी है क्या उसका प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसकी प्राइस को हाई रख सकते हैं, अगर आपको कम चाहिए तो आप लो कर सकते हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए तो आप जस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट चल सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, नंबर फर्म्स एक से ज़्यादा होती हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं, एक जैसी प्रोडक्ट्स होती हैं, एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, तो यू कैन ऑब्जर्व उसने यही लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे। क्लियर। उसके बाद देयर विल बी नो बैरियर, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होंगी, एंड परफेक्ट मार्केट नॉलेज होगा कस्टमर को अबाउट द प्रोडक्ट। क्लियर, बात समझ आ गई है। तो यहाँ पर एक और जो है वो कॉन्सेप्ट है लास्ट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ चूँकि इस टॉपिक के रिलेटेड है, कि कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या होती है। तो इसको समझ लें कि कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ये होती है कि इट इज़ यूज टू एक्सेस द लेवल ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या है, क्या बहुत सारी फर्म्स जो है वो मिल के प्रोडक्शन कर रही हैं, या उस फर्म जो वो इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ चंद एक फर्म्स जो हैं वो प्रोडक्शन कर रही हैं। इट इज़ सिंपली द परसेंटेज ऑफ टोटल इंडस्ट्री आउटपुट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द 5 लार्जेस्ट फर्म्स इन दैट इंडस्ट्री। मिसाल के तौर पर 100 कंपनीज काम कर रही हैं, उनमें से आप जो टॉप 5 हैं उनकी परसेंटेज लेके चेक करते हैं कि क्या इनकी परसेंटेज जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें 10% है, 20% है, 50% है, कितनी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर तो जो टॉप 5 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो 20 या 30% प्रोडक्शन कर रही हैं, या 40% कर रही हैं, 50%, इट मीन्स कि बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। अगर वो जो टॉप 5 हैं वही 90% कर रहे हैं तो इट मीन्स कि देयर इज़ नो कंपटीशन, उन पाँचों के दरमियान तो होगा। तो बाकी जो फर्म्स हैं वो बस ऐसे ही ना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो उनका उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, या बहुत छोटे पैमाने पे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी वो अपने आप को वो जो टॉप 5 हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहे। तो कंसंट्रेशन रेशो मींस कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट कर रही हैं, क्या सारी कर रही हैं या ओनली टॉप 5 कर रही हैं। तो जब आप टॉप 5 को सबके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अगर उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा बना रहे हैं, बाकी अपनी प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, और अगर उनकी रेशो कम आती है तो इट मीन्स बाकी लोग भी अपनी प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर इसमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आई होप सो कि आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और बुक से आज ये जो मैंने पढ़ाया इसका मतलब ये था कि आपको इजीली मैं गाइड कर सकूं। थैंक यू।